मॉर्निंग। अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट क्या होता है, मृत्यु डेथ क्या होती है और वो अवकाश ग्रहण क्यों करता है, वो रिटायर क्यों होता है, ये क्वेश्चन सीखे थे। थ्योरिकल क्वेश्चन था। उसके अलावा मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, मतलब आपकी बुक का थ्योरिकल क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन अवकाश ग्रहण और मृत्यु से आशय, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, अवकाश ग्रहण के कारण, कॉजेस ऑफ रिटायरमेंट, निष्कासन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ये तीन क्वेश्चन समझाने के बाद एक चौथा क्वेश्चन भी समझाया था, अगर आप उस वीडियो को फिर से देखें, कि अवकाश ग्रहण करते समय क्या क्या परेशानियां आती है, रिटायरमेंट के समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फर्म में आती है। 4 क्वेश्चन करवाए। आज मैं आपको इस वीडियो में और थ्योरी के 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, एटलीस्ट मान लो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है इसके बारे में 2 मिनट 3 मिनट बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जो पार्टनर रिटायर होता है, उसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है, लीगल स्टेटस क्या होता है, मतलब फर्म की नजरों में कानूनी रूप से लीगली उसकी कंडीशन क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि जब साझेदारी चालू होती है, पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, तो साझेदारों के बीच, पार्टनर के बीच एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। और अगर उस समझौते में, उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, पार्टनर अपने हिसाब से रिटायर हो सकता है, तो उस समझौते के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर डीड वो फर्म छोड़ के जा सकता है। और अगर समझौते में ऐसा नहीं लिखा है या समझौता ही नहीं बना है, एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा है या एग्रीमेंट बनाया ही नहीं गया है, तो ये ऐच्छिक साझेदारी होती है। ठीक है। तो ऐसी पार्टनरशिप में, ऐसी पार्टनरशिप को ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। ठीक है। ऑप्शनल पार्टनरशिप, मतलब इसमें क्या होता है, पार्टनर कोई लिखित समझौता, मौखिक समझौता नहीं करते, कोई राइटिंग और ओरली उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन, देखिए एग्रीमेंट अगर है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर जाएगा, समझौता है तो समझौते के हिसाब से साझेदार जाएगा। और अगर एग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं है, तो साझेदार बाकी पार्टनर को एक लिखित रूप से नोट देकर बिजनेस छोड़ सकता है। ठीक है। हम लीगल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में जब पार्टनर जाता है तो उसकी वैधानिक परिस्थिति, लीगल कंडीशन क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर समझौता बना हुआ है, एग्रीमेंट बना हुआ है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से वो जाएगा। और अगर समझौता नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, ऑप्शनल पार्टनरशिप है, साझेदारी ऐच्छिक है, तो उसे बाकी फर्म के पार्टनर्स को एक नोटिस देना पड़ेगा कि वो किस वजह से जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसके जाने के बाद क्या होता है, उसके जाने के बाद साझेदारी का अंत हो जाता है, पार्टनरशिप एंड हो जाती है, लेकिन फर्म बंद नहीं होती। ध्यान रखना, फर्म बंद नहीं होती। पुराने साझेदार उसी फर्म को उसी नाम से आगे चला सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। ऐसी कंडीशन में जाने वाले साझेदार के हिस्से की सारी राशियां, सारी अमाउंट जो उसके हिस्से में आ रही है और जो जो उसके ऊपर फर्म के लायबिलिटी से दायित्व है, उसको माइनस करके दे दी जाती है। कौन देता है? पुराने पार्टनर देता है, फर्म की तरफ से दिए जाते हैं। कैसे देते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब वो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो जब तक वो बिजनेस में था तब तक के सारे दायित्व की जिम्मेदारी, लायबिलिटीज की जो भी उसकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज की, दायित्व की जो भी उसके ऊपर आ रही है, वो उसे पेमेंट करके जाता है, मतलब उसके अकाउंट में से उतना पैसा काट लिया जाता है। इतना नहीं, प्रॉफिट भी उसे मिलेगा, प्रॉफिट उसे मिलता है, गुडविल उसे मिलती है। ये सब उसकी वैधानिक कंडीशन, लीगल कंडीशन होती है। जाने वाले पार्टनर को उसका हिस्सा नगद कैश में भी दिया जा सकता है, चेक के थ्रू दिया जा सकता है, लोन के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। ठीक है। बहुत सारी लीगल कंडीशंस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार की देय राशि की गणना कैसे होती है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब मान लो मैं एक पार्टनर हूं और मैं पिछले 10 सालों से एक बिजनेस में मौजूद था। ए और बी मेरे साथ 2 पार्टनर और है और मैं उनका तीसरा पार्टनर हूं। ठीक है। और मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, अब मुझे व्यापार छोड़ के जाना है, बिजनेस छोड़ के जाना है।
तो मुझे कितनी राशि पेमेंट की जाएगी, मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसका हिसाब कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन है कि भाई मुझे दी जाने वाली राशि कितनी, मुझे पेमेंट किया जाने वाला अमाउंट कितना, और वो कितना कहां से आया, कैसे आया, उसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, वो आपको मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक 3 पार्टनरशिप की है। नॉर्मल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदार, पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन और नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब इतना बताइए कि कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर के अकाउंट्स के बैलेंस को ज्ञात करने के लिए कि पार्टनरों का आज तक बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा उनके पास है, उनके नाम पर बिजनेस में कितना पैसा अभी है, तो बनाने के, वो बताने के लिए, वो फाइंड करने के लिए, उनके बैलेंस फाइंड करने के लिए कि पार्टनर का कितना कितना बैलेंस फर्म में अभी है, कैपिटल अकाउंट बनता है। और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड से उनका बैलेंस बढ़ता है और डेबिट साइड से उनका बैलेंस कम होता है। मतलब क्रेडिट से उनकी कैपिटल बढ़ते जाती है और डेबिट से उनकी कैपिटल कम होती है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके उनका बैलेंस आता है, उतना बैलेंस उनका होता है, बस वही है और कुछ नहीं है। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या हुआ, पुराने पार्टनर्स और नए पार्टनर का बैलेंस कैसे पता किया था हम लोगों ने, भाई क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो आया उनका बैलेंस, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से कम होती है, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो बच गया वो उनकी आज की तारीख में उनका बैलेंस है। बस जाने वाले पार्टनर की अमाउंट भी ऐसे ही निकाली जाती है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो उसका बैलेंस आता है उतना पैसा उसको उठा के दे दिया जाता है, जा भाई तेरा ही पैसा है, ले जा। लेकिन उसमें क्या क्या आता है, अब आप सोचिए, एक कहानी सोचिए। मैं एक पार्टनर हूं, मेरे 2 पार्टनर और है, ए और बी, वो सामने चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भैया तुम जा रहे हो, मैंने बोला यस मैं जा रहा हूं। बोला भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा, उन्होंने बोला भैया आपके पैसे का हिसाब किताब हो गया है। मैंने बोला कैसे बताओ तो, उन्होंने बोला कि हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ कि आपके हिसाब से आपका कितना पैसा होना चाहिए। मैंने बोला भैया मैंने जो कैपिटल लगाई थी वो मुझे वापस मिलनी चाहिए। अरे भाई मैंने कैपिटल लगाई थी ना, मुझे वो वापस मिलनी चाहिए। उसने बोला बिल्कुल मिलेगी। मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, वो भी मुझे वापस मिलना चाहिए। वो बोलेंगे बिल्कुल मिलेगी। मैं बोलूंगा भैया फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, आज मैं जा रहा हूं तो आज तक कितना प्रॉफिट हुआ उसमें मेरा हिस्सा मुझे दे दो। उन्होंने बोला ठीक है ले लो। मैंने बोला फर्म की गुडविल, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करो, वैल्यूएशन करो, गुडविल मेरी वजह से भी तो फर्म को हुई है और उसमें मुझे मेरा हिस्सा दो। उसने बोला बिल्कुल आपको मिलेगा। मैंने बोला जो अविभाजित लाभ है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो हम बांट नहीं पाए, उसमें मुझे मेरा हिस्सा दे दो। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला जो रिजर्व है, बना हुआ संचय, जिसको हम बाद में बांटने वाले थे, अब मेरे बाद में आप बांटते रहे, पर बोले मेरा हिस्सा मुझे आज दे दो। ठीक है। मतलब भाई मेरी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है, पूंजी का ब्याज, वो मुझे दे दो। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला भाई पुनर्मूल्यांकन करो, रिवैल्यूएशन करो, जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन करो, जिस दिन मैं जा रहा हूं उस दिन तक फायदा हो तो मुझे दो, नुकसान हो तो मुझसे लो। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आज की थ्योरी समझनी है। मतलब जाने वाले साझेदार को, अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर को, उसको दी जाने वाला पेमेंट कैसे किया जाता है, ये मुझे आपको समझाना है। तो सबसे पहले आप जानते हो कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर के पूंजी खातों का शेष ज्ञात करने के लिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए पता किया जाता है कि उनके पास आज की तारीख में कितना पैसा मौजूद है। तो सबसे पहले पूंजी खाते का शेष, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। अगर मेरे कैपिटल अकाउंट में जो पैसा बचा हुआ है, जैसे कैपिटल अकाउंट में अगर 15,000 रुपए है तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए जमा है, मुझे वो मिलेंगे। ठीक है। चालू खाते का शेष, बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट। अगर मेरे कैपिटल अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट, देखो आपने सेकंड पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है और करंट अकाउंट नहीं बनता है, पढ़ा है आप लोगों ने। अगर पूंजी स्थायी है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है और करंट अकाउंट अलग से बनता है, और दोनों का बैलेंस आता है और दोनों पे उसी पार्टनर का हक है जिसका वो अकाउंट है। तो मुझे मेरे जाते समय कैपिटल का बैलेंस भी मिलना चाहिए और करंट का बैलेंस भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों अकाउंट में मेरा खुद का पैसा जमा है मेरे नाम पर। तो जाने वाले साझेदार को उसके पूंजी खाते का शेष,
बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट में मिलेगा और चालू खाते का शेष बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट में मिलेगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा बताता हूं। ख्याति का भाग, पार्ट ऑफ गुडविल। आप जानते हो कि जब नया पार्टनर आता है तो उससे गुडविल मांगी जाती है। तो जब पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो वो अपने गुडविल का पैसा तो लेके जाएगा ना, बोलेगा भैया आपके साथ फर्म में मैंने भी मेहनत की है, आज फर्म को गुडविल आपकी वजह से हुई है तो जरूरी नहीं है, मेरा भी उसमें कुछ मेहनत थी, मैंने भी उसमें कुछ आपकी मदद की है। तो फर्म को जो गुडविल हुई है आज की तारीख में, फर्म की जो गुडविल है उसका मूल्यांकन करो, वैल्यूएशन करो, वो लाखों में हो या हजारों में, आज उसका मूल्यांकन करो, आज उसका वैल्यूएशन करो। आपने देखा है गुडविल निकालने की 4 मेथड होती है। एक अच्छी सी विधि का प्रयोग करके, अच्छी सी मेथड का इस्तेमाल करके फर्म की गुडविल निकाली जाएगी और फर्म की उस गुडविल में इस पार्टनर को जो जा रहा है उसका हिस्सा दे दिया जाएगा और वो लेकर जाएगा। ठीक है। फिर पुनः मूल्यांकन का लाभ, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। मैं बोलूंगा भैया हम तीनों ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उस समय मैंने 30,000 रुपीज दिए थे, मतलब 30% मेरी तरफ से मैंने आपको पेमेंट किया था। मैं जा रहा हूं उस दिन बिल्डिंग 10 लाख की है, मतलब बिल्डिंग पर हमें 9 लाख का फायदा हुआ है, तो मुझे उसका 30% मिलना चाहिए। 27,000 में, सॉरी 2,70,000 में लेके जाऊंगा। मतलब मेरे जाने तक संपत्तियों पर, असेट्स पर जो पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, रिवैल्यूएशन करने के बाद जो फायदा हुआ है, मुझे उस फायदे में मेरा हिस्सा चाहिए। सपोज हम सोने के व्यापारी हैं, सोना चांदी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमने तीनों ने मिलकर एक सोना खरीदा था, कुछ सोना खरीदा था 5 लाख का, और आज उसकी कीमत, उस 5 लाख में मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, आज उसकी कीमत 12 लाख 13 लाख रुपए है, तो मैं उस बढ़ी हुई कीमत में अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। इसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन का लाभ, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। मैं बोलूंगा भैया इस असेट्स की कीमत बढ़ गई है, तो इस बढ़ी हुई कीमत में मुझे मेरा हक चाहिए, इसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन का लाभ, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। उसके बाद अविभाजित लाभ में हिस्सा, पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट। भैया हमने 2 साल पहले कुछ प्रॉफिट कमाया था और उसे बचा के रखा था कि बाद में बांटेंगे, अब मैं जा रहा हूं तो मेरे बाद आप बांटोगे, इससे अच्छा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, उसके बाद आप उसको बांटो या ना बांटो। अविभाजित लाभ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट। उसके बाद संचय या कोष में हिस्सा, पार्ट्स ऑफ एनी रिजर्व एंड सरप्लस। आप जानते हो कि व्यापार जगत में, बिजनेस में भविष्य की हानियों की भरपाई के लिए, फ्यूचर के लॉसेस को रिकवर करने के लिए कुछ रिजर्व और कुछ सरप्लस बना के रखा जाता है। ठीक है, संचय बना के रखा जाता है, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, आकस्मिक संचय, कंटिजेंसी रिजर्व। इन सभी रिजर्वों को बनाने का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही मोटिव होता है कि भैया इन फ्यूचर भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो बिजनेस से कवर की जा सके। तो जाने वाला पार्टनर ऐसे संचय में, ऐसे रिजर्व में अपना हिस्सा मांगता है, क्योंकि ऐसे सारे संचय, सारे रिजर्व लाभ में से, प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं और प्रॉफिट पे सबका हक होता है, तो इसका भी होगा। ये बोलेगा भैया आपने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया, उस प्रॉफिट पे मेरा भी हक था, इसका मतलब बने हुए रिजर्व पर मेरा भी हक है, मैं जा रहा हूं, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे उस रिजर्व में से मेरा हिस्सा दे दो। ठीक है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जाने वाले पार्टनर को मिल रही है, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को ये बढ़ाएगी, इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और क्रेडिट में आएगी ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद फर्म को अवकाश लेने तक जो लाभ हुआ उसमें हिस्सा, प्रॉफिट शेयर ऑफ हिज रिटायरमेंट डेट। आप देखते हो कि फर्म में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, लाभ हानि वितरण खाता, उसके पहले P&L अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट के प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाते में डाला जाता है और वहां क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो प्रॉफिट निकलता है उसको सभी पार्टनर में बांटा जाता है। अब ये बोलेगा भैया साल भर के बाद आप P&L अकाउंट बनाते हो, लेकिन मैं जा रहा हूं तो जिस दिन मैं जा रहा हूं उस दिन तक आप P&L अकाउंट बनाओ, लाभ हानि खाता बनाओ और जो प्रॉफिट हो रहा है मुझे मेरा हिस्सा दे दो। लॉस होगा तो मुझसे लो, लेकिन मेरे जाने के बाद जो करना है करो, मुझे मेरा प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए आज तक जिस दिन मैं जा रहा हूं। ठीक है। फिर बोनस, वेतन, कमीशन, बोनस, सैलरी, कमीशन। अगर वो बोनस का हकदार है तो अपना बोनस लेके जाएगा जिस दिन जा रहा है उस दिन तक का। अगर वो फर्म में सक्रिय है, फर्म में काम कर रहा है, तो उसको जिस दिन जा रहा है उस दिन तक की सैलरी मिलेगी।
उसने फर्म को कोई फायदा पहुंचाया है, कितना फायदा पहुंचाया, जब तक वो बिजनेस में था तब तक का वो कमीशन मांगेगा। यानी सारी चीजें वो फर्म से ले जाएगा और ये सारी चीजें उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, जमा हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, उसे कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। मेरा बोलना था, मैंने बोल दिया कि मुझे इतनी चीजें चाहिए। वो दोनों सामने बैठे हैं, वो बोलेंगे ठीक है भैया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, आप जाइए, हम आपको इतनी सारी चीजें दे देंगे, लेकिन आपको कुछ देना भी पड़ेगा। मैंने बोला क्या देना पड़ेगा भाई? वो बोलेंगे कि देखिए हम सब ने आहरण किया था ड्राइंग। मैंने बोला यस, मैंने भी किया था, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये निकाले थे। वो बोलेंगे भैया आपको 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब आपके पैसे में से 10,000 कट जाएंगे। ठीक है, काट लो। तो अगर मेरे ऊपर फर्म की कोई लायबिलिटीज है तो मुझे फर्म को देनी है, तो मेरे ये सारे पैसे में से ये तो सब मुझे मिलेगा, मेरे कैपिटल अकाउंट में जमा होगा, क्रेडिट होगा। और अगर मेरे ऊपर कोई लायबिलिटीज है, कोई जिम्मेदारियां है, कोई दायित्व है, तो फर्म मुझसे लेगी तो मेरे कैपिटल अकाउंट में से काट लेगी। ठीक है, वो बोलेंगे आपने आहरण किया था, ड्राइंग किया था, आपके पैसे उसमें से कट जाएंगे, यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। बोला ठीक है। फिर बोलेगा आहरण का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग हमने किया था उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, वो भी आपके कैपिटल को कम करेगा। बोला ठीक है, ये भी ले लो। फिर बोलेंगे पुनर्मूल्यांकन की हानि, आपने बिल्डिंग के बारे में बता दिया, आपने सोने चांदी के बारे में बता दिया, लेकिन हमने एक मशीन खरीदी थी 10,000 की और आज उसकी कीमत 2,000 है, 8,000 का उस पर नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हम थोड़ी करेंगे, आपको भी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन की हानि, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आप देखो पिछले चैप्टर में प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल के क्रेडिट में जाता था, उससे कैपिटल बढ़ती थी, और लॉस कैपिटल के डेबिट में आता था, उससे कैपिटल कम होगा। ठीक है भैया, मुझे लॉस भी भरना पड़ेगा, मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, हानि का हिस्सा पार्ट ऑफ लॉस। उसने बोला भैया आपने प्रॉफिट में हिस्सा मांग लिया, लेकिन फर्मों को लॉस भी तो हुए, आपको लॉस में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, ले लो। तो ये सारी चीजें मुझे मिलेगी, मेरे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगी, और ये सारी चीजें मेरे कैपिटल अकाउंट को कम करेगी, क्योंकि ये सब मुझे फर्म से लेना है और ये सारी चीजें मुझे फर्म को देना है। तो इसको क्रेडिट में दिखाया जाएगा और इसको डेबिट में, और फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके कैपिटल अकाउंट में देय राशि, अमाउंट पेबल की कैलकुलेशन कर दिया जाएगा, और उतना पैसा मुझे पुराने पार्टनर दे देंगे। अगर उनके पास नगद पेमेंट है तो नगद देंगे अपने अपने हिसाब से, और नहीं है तो एक लोन के रूप में, ऋण के रूप में मुझे दिया जाएगा, किस्त बनाकर, इंस्टॉलमेंट के थ्रू। और अगर पैसा बैंक में तो चेक बना के दिया जाएगा।